So now we will be discussing chapter trade transaction. ट्रेड ट्रांजेक्शन में हम सबसे पहले समझने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। कोई भी ट्रेड में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ फंड्स। मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मूवमेंट ऑफ फंड्स में बैंक्स का रोल काफ़ी रहता है। मूवमेंट ऑफ फंड्स में बैंक का रोल रहता है बिकॉज वो फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करके देते हैं इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर को। एंड मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में रोल ये रहता है कि कभी कभार जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स नहीं एक्सचेंज करते, वो बैंक्स के थ्रू करते हैं। वो बैंक्स को अपना एक एजेंट बना देते हैं ताकि उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बैंक्स कंप्लीट करें। सो मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, मूवमेंट ऑफ फंड्स में बैंक्स का रोल है एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स में सप्लाई चेन की जो कंपनीज होती हैं उनका रोल है। नाउ टू अंडरस्टैंड कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं एंड बैंक्स का रोल कैसे है, सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन में होता क्या क्या है एंड किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन होती हैं। सो दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। वी विल अंडरस्टैंड इंटरनेशनल ट्रेड इन डिटेल इन इट। नाउ फर्स्टली हम समझेंगे रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन। बिकॉज कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो उसमें रिस्क हमेशा होता है। इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन में जो रिस्क रहेगा वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से हमारा ज़्यादा रहेगा एंड रिस्क हमेशा दोनों में होता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है। तो रिस्क को क्लासिफाई हमने करा है तीन बेसिस के ऊपर: कंट्री रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड कमर्शियल रिस्क। अब जो ये कमर्शियल रिस्क होता है ये हर ट्रांजेक्शन में होता है, डोमेस्टिक में भी एंड इंटरनेशनल में भी। बिकॉज आप जब ट्रेड करते हो तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। लेकिन इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में होता है एंड कंट्री रिस्क भी इंटरनेशनल ट्रेड में ही होता है। बिकॉज आप दो कंट्रीज इन्वॉल्व करो, डोमेस्टिक ट्रेड में एक ही कंट्री के लॉज लगते हैं बट इंटरनेशनल ट्रेड में एक से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व है तो वहाँ पे कंट्री रिस्क भी आ जाता है। सो हमारे जो फर्स्ट टू रिस्क हैं दोज आर स्पेसिफिक टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमर्शियल रिस्क हमारे वी फाइंड इन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन एज वेल। फर्स्टली कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। नाउ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एक गवर्नमेंट ने अलग रूल बनाए, गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसके न्यू रूल्स आ गए, उससे इंटरनेशनल ट्रेड हमारा अफेक्ट होएगा। सो उससे क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मींस मेरे देश की कंट्री ने ही मेरे देश की गवर्नमेंट ने ही रूल्स बदल दिए, या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जिस कंट्री के साथ में ट्रेड कर रही हूँ, जिस कंट्री की कंपनी के साथ में ट्रेड कर रही हूँ उस कंट्री में लॉ चेंज हो गया। तो चाहे मेरे कंट्री में लॉ चेंज हो चाहे सामने वाले के कंट्री में लॉ चेंज हो, अगर लॉ चेंज होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड हमारा अफेक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ट्रेड सैंक्शंस अगर गवर्नमेंट पास कर देती है किसी कंट्री के अगेंस्ट तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड के प्लान्स काफी इफेक्ट होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस टर्म ट्रेड सैंक्शंस, राइट? ट्रेड सैंक्शंस क्या होता है, गवर्नमेंट कभी कुछ रूल बना देती है कि आप इस कंट्री के साथ ट्रेड इतना ही लिमिटेड कर सकते हो, या पर्टिकुलर कमोडिटी आप इस कंट्री के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। सो अगर गवर्नमेंट ऐसे कुछ लॉज पास कर देती है, दीज आर कॉल्ड ट्रेड सैंक्शंस। एंड ट्रेड सैंक्शन से आने से जो हमने बिजनेसमैन ने प्लान बनाए होते हैं वो हमारे थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द ट्रेड। ओके, ना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो गवर्नमेंट डोमेस्टिक ट्रेड में भी इफेक्ट करता है, लेकिन इंटरनेशनल में क्यों ज्यादा इफेक्ट करता है? बिकॉज दो गवर्नमेंट्स इंक्लूड हो जाती है, हमारे कंट्री की एंड बाहर के कंट्री की। सो दैट्स व्हाई इट्स हायर इन इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हाउ डज इट अफेक्ट द ट्रेड? देखो, जब हम अपनी कंट्री में ट्रेड करते हैं हमें पता लगाना आसान रहता है कि कंपनी कितना परफॉर्म कर रही है। हम कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन एज कंपेयर टू ट्रेडिंग विद अ कंपनी जो कि एंटायरली अलग कंट्री में है, जहाँ के हो सकता है हमारे पास इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना अवेलेबल हो। सो इन दैट केस इट गेट्स डिफिकल्ट to understand the paying capacity of the company firstly, right? एंड उसके अलावा अगर कंट्री, जिस कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उसकी करेंसी अगर फ्लक्चुएट होती है, नाउ हाउ विल द करेंसी फ्लक्चुएट? देखो,
वी ऑल नो कि जैसे यूएसडी में हम ट्रेड करते हैं तो कभी यूएसडी एज कम्पेयर टू रुपीज हायर हो जाता है, कभी लोअर हो जाता है. सो इंस्टेबिलिटी इन द करेंसी दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द ट्रेड, बिकॉज जब करेंसी अफेक्ट होगी तो आपके रिसीवेबल और पेबल अफेक्ट हो जाएगा, तो उससे हमेशा ट्रेड की रिस्क रहेगा. लेकिन एक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में मुझे पता है अगर मैंने 1 लाख का ट्रांजेक्शन करा है तो 1 लाख ही आएगा. बट इंटरनेशनल में 1 लाख का आपका 1,10,000 भी हो सकता है, 90,000 भी हो सकता है. So that risk is always there in international trade transaction. Second, legal infrastructure. Now legal infrastructure में क्या है बेसिकली, देखिए जब आप ट्रेड करते हैं किसी भी दूसरे कंट्री की कंपनी के साथ तो वहां का लॉ आपको देखना पड़ेगा इन केस ऑफ डिस्प्यूट, बिकॉज डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम आपका कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि इंडिया वाले लॉ लगे डिस्प्यूट के टाइम, हो सकता है सामने वाली कंट्री का लॉ लगे. सो वो अगर हमारे जिस कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं वहां पे अगर अच्छा लीगल सिस्टम है, अगर अच्छा उन्होंने स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा हुआ है फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल, तब तो वेल एंड गुड. बट इन केस वहां पे अच्छा सिस्टम नहीं है तो आपके ट्रेड जो है, ट्रेड के डिस्प्यूट जो है वो काफी लंबे खिंच सकते हैं. तो इससे क्या होता है, बिजनेस का टाइम एंड कॉस्ट काफी जाती है इन केस ऑफ डिस्प्यूट. तो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हमें रिस्क रहता है इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन. कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि इस कंट्री के साथ आप पेमेंट करनी है तो आपको फॉरेक्स लिमिटेड अमाउंट में ही आप कन्वर्ट कर सकते हो, या ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ आप जब ट्रेड करते हो उसके रिगार्डिंग. सो अगर गवर्नमेंट ने इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दी आप जिस कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपका ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, राइट. सो दीज आर द 4 risks इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि है कंट्री रिस्क, बिकॉज ये कंट्री स्पेसिफिक हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. नाउ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जो हमने अभी ऊपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी डिस्कस करा कि जिस कंट्री के साथ मैंने ट्रेड करा उसकी फॉरेन उसकी करेंसी फ्लक्चुएट हो जाती है, उसका कन्वर्जन रेट फ्लक्चुएट होता है, उससे मेरा रिसीवेबल एंड पेबल फ्लक्चुएट होता है. बिकॉज मेरी पेमेंट में क्या आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है कि मेरी पेमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी. ना मेरे रिसीवेबल की वैल्यू भी फ्लक्चुएट हो सकती है एंड मेरी पेमेंट की वैल्यू भी फ्लक्चुएट हो सकती है. सो दिस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ड्यू टू वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी मीन्स अप एंड डाउन, उसका फ्लक्चुएट होना, उससे हमारा पेमेंट अफेक्ट होती है. हम आगे इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से आप अपना वॉलेटिलिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, क्या आप सेफगार्ड्स ले सकते हो. दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. नाउ नेक्स्ट रिस्क आर द कमर्शियल रिस्क. कमर्शियल रिस्क में सबसे पहले आ जाता है रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. बिकॉज आप जिस कंपनी के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उस कंट्री में आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकता है ना अवेलेबल हो, इंफॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में ना अवेलेबल हो, या जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है या नहीं है ये हम पता नहीं लगा सकते. बिकॉज जो हमारे कंट्री में है कंपनी उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं, हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में कंपनी है तो उस केस में हमारे लिए क्रॉस वेरीफाई करना गेट्स डिफिकल्ट. सो दैट रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का हमारा रिस्क रहता है बिकॉज जियोग्राफिकल कल्चरल एंड पॉलिटिकल डिस्टेंसेस के करके. बिकॉज आप दूसरे कंट्री में जाके आपको चेक करना पड़ेगा या फिर आपका लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है तो उस कारण से आपको इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको इतनी रिलायबल ना मिले, या इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो भी सकती है बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसके ऊपर. नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्प्यूट. पॉइंट्स काइंड ऑफ रेपिटेटिव हैं बट एनीवेज. सो ट्रेड डिस्प्यूट सिमिलर डोमेस्टिक से कंपेयर करें तो ट्रेड डिस्प्यूट हमें इंटरनेशनल ट्रेड में रिजॉल्व करने आर मोर डिफिकल्ट बिकॉज these get expensive and long drawn. So these were the risk in international trade transaction. Now next thing is incoterms. What are incoterms? So our next topic is incoterms. इनको टर्म्स क्या होता है, सबसे पहले इट्स अ शॉर्ट फॉर्म
एंड इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स. नाउ दिस शॉर्ट फॉर्म इज अ ट्रेडमार्क ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ओके. नाउ व्हाट आर इनकोटर्म्स? इनकोटर्म्स क्या होते हैं? जब भी आप ट्रेड करते हो, दो पर्सन आपस में ट्रेड करते हैं, तो उनके बीच में कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स या स्टैंडर्ड रूल्स फिक्स कर लिए जाते हैं. दोज आर कॉल्ड इनकोटर्म्स. एंड these rules are basically the terms of sale. terms of sale में क्या क्या कवर कर लेते हैं ये लोग कि डिलीवरी कहाँ से होगी, ओके, एंड कैरेज कौन पे करेगा, इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑल दीज टर्म्स. बिकॉज ये कुछ चीजें कॉमन है जो हर एक ट्रांजेक्शन में आपको देखनी पड़ती है. सो रादर देन डिफाइनिंग दीज अगेन एंड अगेन इन कॉन्ट्रैक्ट एंड मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथी, हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड कुछ टर्म्स फिक्स होती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज वी कंडक्ट आर ट्रेड, राइट. सो दीज आर द इनकोटर्म्स एंड इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं. फर्स्टली फीचर्स ऑफ स्टैंडर्डाइज इनकोटर्म. इनकोटर्म्स में होता क्या क्या है, इससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी व्हाट आर इनकोटर्म्स. सबसे पहले वी डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. कैरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कस्टम में क्लियरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फ्रेट पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो कस्टम को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, जो शिपिंग कंपनी को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, हु विल प्रोवाइड इंश्योरेंस कंपनी को, बैंक्स को, बिकॉज देयर is a lot of documentation involved in international trade. So all this documentation इसकी responsibility किसकी रहेगी. Delivery point for goods. Now delivery point for goods is very important. Why? Because जो पॉइंट आप डिसाइड कर लेते हो कि इस पॉइंट पे आपको डिलीवरी गुड्स की दे दी जाएगी टू द बायर, हो सकता है वो उसकी डेस्टिनेशन पे जाके ना दे, हो सकता है कि दिस इज द seller's place and this is buyer's place in another country. Okay, so let's assume कि सी रूट है. सो हो सकता है कि मैं डिलीवरी पॉइंट डिसाइड करूं जब मेरी फैक्ट्री से बाहर निकला. अब अगर मैं ये डिलीवरी पॉइंट डिसाइड करूंगी तो इसका मतलब क्या है कि इसी पॉइंट पे मैंने गुड्स का चार्ज किसको दे दिया, बायर को दे दिया है. अब इसके बाद अगर गुड्स का कोई नुकसान होता है कौन बेयर करेगा, बायर बेयर करेगा. अगर मैंने यहाँ पे पोर्ट पे कर दिया कि ये पोर्ट पे आने के बाद गुड्स ट्रांसफर होंगे बायर को, सो व्हाट विल इट मीन, इट विल मीन कि बायर जो है यहाँ पर आकर ओनर बनेगा. इससे पहले पहले तक गुड्स की सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका है, सेलर का है. इसके बाद बायर का है. सो डिलीवरी पॉइंट फॉर गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिलीवरी पॉइंट हमारा यूजली इनकोटर्म्स के थ्रू डिफाइन हो जाता है. अगर हमने कह दिया एक्स फैक्ट्री है डिलीवरी पॉइंट, वी विल डिस्कस द टर्म्स फर्दर. सो आई एम जस्ट टेकिंग वन लाइक एक्स फैक्ट्री है अगर डिलीवरी टर्म. एक्स फैक्ट्री मीन्स कि फैक्ट्री से बाहर निकलते ही ट्रांसफर हो जाएगा. तो इट मीन्स ownership will transfer where, ownership will transfer as soon as the goods get out of the factory of the seller, right? So from here the ownership will transfer, from here the risk will transfer. So delivery point of goods is also defined in the incoterms, and these are standard incoterms. This shorten the contract of sale as we already discussed कि rather than defining again and again कि freight ये person पे करेगा, carriage ये person पे करेगा, delivery इस point पे दी जाएगी, custom के clearance यहाँ ये बंदा करेगा, डिफाइनिंग एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, हम एक रादर एक स्टैंडर्ड टर्म यूज कर लेते हैं कि हाँ अगर ये टर्म यूज है तो इसका मतलब डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है, कैरेज किसकी है. सो इट शॉर्टन द कॉन्ट्रैक्ट एंड दीज आर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड. व्हाई? बिकॉज इनका टर्म्स इज अ टर्म ट्रेडमार्क बाय इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड उन्होंने कुछ टर्म्स 11 और 12 इनको टर्म्स जो है उन्होंने अपने स्टैंडर्डाइज करके रखे हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज है. नाउ इंटरनेशनल रिकग्निशन हेल्प्स बिकॉज आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करोगे, दीज टर्म्स आर गोइंग टू स्टे द सेम. दिस विल हेल्प मेकिंग द contract, it will make the contract making process easier. Next is set of rule definition and does not replace the contract. Now this thing is important because हमने कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर रहा है कि अगर मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरी सेलिंग टर्म जो है CIF है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को ही एंटायरली रिप्लेस कर देगा. ये कुछ चीजें डिफाइन करेगा कि इंश्योरेंस कौन कराएगा, फ्रेट कौन पे करेगा, बट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी उन कंपनीज को आपस में करना पड़ेगा रिगार्डिंग अदर थिंग्स. इट डज नॉट रिप्लेस द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ.
and it's a means of transfer of property. It provides a means कि किस पॉइंट पे प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर. बट ये टर्म्स का मतलब, ये टर्म्स होने से कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होता है. इट जस्ट प्रोवाइड अ मीन्स कि आप आपकी जो ओनरशिप है वो कब ट्रांसफर होगी. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर रिलीफ फ्रॉम अनफोर्सीन इवेंट्स. हाउ इट प्रोवाइड प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन इवेंट्स. जब आप डिफाइन कर लेते हो टर्म्स कि सी आई एफ टर्म्स है. नाउ सी आई एफ टर्म्स में क्या होता है कि कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट अप टू द प्लेस ऑफ द बायर इट इज बोर्न बाय सेलर. तो इसका मतलब हो गया कि इससे बायर की प्लेस पे आने तक से पहले का सारा रिस्क कौन कैरी करेगा? सेलर कैरी करेगा. तो अगर सेलर को जब पता रहेगा कि हाँ रिस्क मेरा है, मैंने कवर करना है, तो सेलर उस हिसाब से सारे पहले ही स्टेप्स लेके चलेगा, प्रिकॉशंस लेके चलेगा. तो इट हेल्प्स इन डीलिंग विद अनफोर्सीन इवेंट्स. अगर बायर को पता है इस पॉइंट के बाद मेरे ओनरशिप आनी है, तो बायर उसके बाद वाले स्टेप्स लेके चलेगा कि मेरा कोई नुकसान ना हो. तो इट हेल्प्स बिजनेसेस इन टेकिंग स्टेप्स टू कवर द अनफोर्सीन इवेंट्स एंड लॉसेस एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट इन इनकोटर्म्स हम डिस्कस करेंगे अलग अलग कैटेगरी ऑफ इनकोटर्म्स. नाउ जो इनकोटर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ सेल, टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड करे हैं. एंड कैटेगरी का बेसिस हमने क्या लिया? मोड ऑफ डिलीवरी. क्या आप डिलीवरी किस मोड के थ्रू कर रहे हो? हमारे डिलीवरी के मोड्स क्या होते हैं? बेसिक रोड, एयर और मोटरवे, राइट? Just covered that. Sorry, let me write it here. हमारे डिलीवरी के मोड्स होते हैं रोड, एयरवे और वाटरवे, राइट? अब इनके बेसिस के ऊपर हमने डिफाइन कर दिया कि अगर आप बेसिक हमने दो कैटेगरी बनाई है. अगर वाटरवे होएगा तो ग्रुप 2 वाले इनकोटर्म्स लगेंगे. एंड उसके अलावा अगर इनमें से कोई भी और आप मेथड ऑफ डिलीवरी यूज कर रहे हो तो आपके ग्रुप 1 वाले इनकोटर्म्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे. बिकॉज डिलीवरी पॉइंट बेसिकली डिफाइन करते हैं इनकोटर्म्स, एंड इसलिए हमने मेथड ऑफ डिलीवरी को ही बेसिस लिया है फॉर डिफाइनिंग देम, राइट? नाउ लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट आर दीज. देखो, ग्रुप 1 में अगर हम देखें तो हमारे पास वी हैव 7 इनकोटर्म्स. एंड ग्रुप 2 जो कि हमारा सी रूट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं, तो ग्रुप 2 में हमारे पास 4 इनकोटर्म्स हैं एंड टोटल हमारे पास 11 है. नाउ वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन. So what I've done is, rather than giving you paragraphs, I have taken it in a tabular form and taken the main points that are of concern in Incoterms, which is point of transfer of risk and also the delivery point. एक्सपोर्टर का क्या ड्यूटी रहेगा एंड इम्पोर्टर या बायर का क्या ड्यूटी रहेगा अलग अलग इनकोटर्म्स में. सो वी विल गो थ्रू दिस वन बाय वन. सबसे पहले नंबर पे एक्स फैक्ट्री एंड एक्स वर्क्स या एक्स गोडाउन, इसको कुछ भी कह सकते हैं. एंड दीज शॉर्ट फॉर्म्स यू नीड टू रिमेंबर. व्हाई? बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप कोई इनवॉइस देखोगे, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट देखोगे, तो शिपिंग बिल, बिल ऑफ एंट्री, वट एवर डॉक्यूमेंट यू सी, वहाँ पे वो लोग सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म डिफाइन करेंगे. एंड फ्रॉम दिस शॉर्ट फॉर्म यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ एक्स फैक्ट्री है, हाँ सी आई एफ है, इसका मतलब ये है. सो दिस शॉर्ट फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड. Now, first of all, in case of X factory में क्या होता है? I will take quick examples. ये सेलर का फैक्ट्री है, ये बायर का फैक्ट्री है. ओके, एक्स फैक्ट्री मीन्स जैसे ही गुड्स फैक्ट्री से बाहर गए, गुड्स ट्रांसफर हो गए बायर को. सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट. गुड्स को कुछ भी लॉस होता है, बायर का उसके बाद. ओके, सो सेल का पॉइंट हमारा क्या हो गया? जैसे ही गुड्स सेलर की फैक्ट्री से बाहर गए. Now this is also important in defining the date of transfer of goods. ये जो टर्म्स होते हैं, बिकॉज आप अकाउंटिंग में भी अगर आप देखोगे तो इट विल हेल्प यू. बिकॉज सेल की डेट कौन सी होगी? जिस दिन में आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए. इन केस ऑफ एक्स फैक्ट्री, जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकले सेल हो गई हमारी. सो पॉइंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिस्क इज आउटसाइड एक्सपोर्टर्स वर्क और फैक्ट्री. सिंपल. एक्सपोर्टर की ड्यूटी क्या है कि एक्सपोर्टर ने गुड्स को अपने
वर्क्स में, अपनी फैक्ट्री में, अपने गोडाउन, वट एवर इट इज, वहां पे प्रोवाइड करना है। एंड बायर की ड्यूटी क्या है, उसने आगे वहां से डिलीवरी लेनी है। सेलर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिलीवरी आप कैसे लेके जा रहे हो ये सब किसको देखना पड़ेगा, बायर को ही देखना पड़ेगा। क्लियर? फर्स्ट एक्स फैक्ट्री। नाउ सेकेंड वन इज FCA. दिस इज फ्री कैरियर नेम्ड पॉइंट। नाउ ये क्या है, बेसिकली ये रोड और एयरवे में ही हमारा यूज होएगा। एंड फ्री कैरियर नेम पॉइंट मींस अगर आप रोड के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो तो ये सेलर और ये सेलर एंड बायर। ओके, अब सेलर ने बायर को गुड्स ट्रांसफर करने हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक कॉमन पॉइंट, लेट्स से दिस इज द ट्रांसपोर्टर्स प्लेस। ओके, सेलर की क्या ड्यूटी है कि वो ट्रांसपोर्टर की प्लेस तक गुड्स को पहुंचाएगा। बिकॉज फ्री कैरियर नेम्ड पॉइंट, जो भी कैरियर वो डिफाइन कर लेंगे, दिस पर्टिकुलर कैरियर और एट दिस प्लेस द कैरियर, ठीक है, कि इस जगह का या इस सिटी का वट एवर, ठीक है, वहां पर सेलर प्रोवाइड करके आएगा गुड्स को। एंड उसके आगे इस कैरियर से गुड्स बायर तक जाना है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर की। ये अरेंजमेंट को, नाउ दिस पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दिस पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यही हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफर ऑफ रिस्क क्या है, जब गुड्स उसने किसकी कस्टडी में पहुंचा दिए, इन द कस्टडी ऑफ नेम्ड पॉइंट। जो भी नेम्ड पॉइंट है, जरूरी नहीं है ये ट्रांसपोर्टर की हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर बायर का थर्ड पर्सन हो, बायर की कोई यहाँ पे ब्रांच है, मान लो उसकी ब्रांच है एंड सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ब्रांच तक पहुंचाना है। या फिर हो सकता है कि बायर ने कोई अपना थर्ड पार्टी दे दी, यहाँ पे उसका कोई एजेंट है, उसकी प्लेस पे पहुंचाना है। कुछ भी पॉइंट डिफाइन हो सकता है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस पॉइंट तक गुड्स को पहुंचाना है। एंड उससे आगे गुड्स को लेके जाएगा, बायर लेके जाएगा। एक्सपोर्टर की ड्यूटी डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टडी ऑफ कैरियर एंड बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से डिलीवरी लेना। नाउ थर्ड CPT, कैरेज पेड टू। In third, point of transfer of risk is carriage of goods to agreed destination, payment of freight up to the first agreed point. Now, FCA and CPT सेम से हैं, बस यहाँ पे ऊपर वाले में हमने कह दिया कि यहाँ कैरियर तक आप पहुंचाओगे, हमने फ्रेट को डिफाइन नहीं करा। लेकिन CPT में हमने ये भी डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट पॉइंट तक पहुंचाने का खर्चा जो होगा वो कौन करेगा, सेलर करेगा। And so responsibility of seller is to send the good to agreed destination and pay the freight. Now this is the main difference, यहाँ पे कैरियर तक पहुंचाने हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन के साथ पहुंचाने हैं, प्लस फ्रेट पे करना है। नेक्स्ट, assume responsibility upon goods reaching the agreed destination. जैसे ही गुड्स उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेगा, बायर ले लेगा। वो गुड्स को अपनी प्लेस पर या उसको जहां भी लेके जाने हैं वो कौन लेके जाएगा, बायर लेके जाएगा। Next part is CIP. CIP, what is CIP? Freight, carriage and insurance is paid. इसमें basically CIP is also similar to CPT. CPT में हमने क्या डिफाइन करा कि एक अग्रीड पॉइंट तक जाने के लिए जो फ्रेट है वो पे करेगा सेलर, राइट। CIP में क्या कह दिया कि यहाँ तक जो गुड्स जाएंगे उसका फ्रेट तो पे करेगा ही, प्लस क्या पे करेगा, इंश्योरेंस भी पे करेगा, प्लस जो भी कैरियर जो गुड्स को लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा है वो सारा भी कौन पे करेगा, सेलर पे करेगा। सेलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर कैरेज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस के लिए। इसमें इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सेलर के ऊपर। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल कि गुड्स जब उस डेस्टिनेशन पे आ गए उसके आगे उसने गुड्स वहां से जस्ट लेकर जाने हैं। गॉट इट? नाउ इसके आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 3 इनको टर्म्स हमारे। नेक्स्ट इज डिलीवरी एट टर्मिनल। डिलीवरी एट टर्मिनल हो गया, ये मोस्टली एयर वे में यूज होगा जब आप एयर के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कि गुड्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा दिया, ठीक है, यहाँ तक गुड्स मैंने पहुंचा दिए, यहाँ तक का फ्रेट भी मेरा हो गया, यहाँ तक का जो भी सारा खर्चा था वो सेलर ने उठा लिया। अब इसके आगे इंपोर्ट करने की, अपनी कंट्री में ले जाके इंपोर्ट करने की कॉस्ट किसकी होगी, बायर की आ गई। सो दिस इज
delivery at terminal. Seller pays for transport to a specified terminal and buyer covers the import cost. सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि गुड्स जब तक अनलोड नहीं हो जाते, ठीक है, गुड्स यहाँ पर अनलोड नहीं हो जाते वहां तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी गुड्स की। जैसे ही गुड्स अनलोड होते हैं उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की हो जाती है। नाउ दीज आर फ्यू टर्म्स जो कि डिफरेंशिएटिंग है, सो यू नीड टू रिमेंबर दोस डिफरेंशिएटिंग टर्म्स बिकॉज दे विल डिफाइन द पॉइंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, ठीक है। सो इन ऑल दीज, तभी मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया ताकि आप वो डिफरेंशिएट पॉइंट को आप अच्छे से याद रख सको। नेक्स्ट इज डिलीवर्ड एट प्लेस। डिलीवर्ड एट प्लेस हो गया कि बायर ने जहां पे भी बोला है वहां तक उसने पहुंचा के आना है। Seller pays for transfer to the specified destination. Buyer covers the import cost. Seller is responsible until goods are ready to be unloaded by the buyer and assume responsibility upon readiness on unloading. Now, what is the delivered at place? These are कि जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ये हमारा सेलर है, ये हमारा बायर है, अलग कंट्री में बैठा है, और ये हमारा सेलर अलग कंट्री में बैठा है। ओके, सेलर की क्या ड्यूटी है कि सेलर गुड्स को पहुंचाएगा बायर के प्लेस तक। ओके, बायर के प्लेस तक पहुंचाने का सारा खर्चा, फ्रेट, इंश्योरेंस, कैरेज, सब कुछ कौन बेयर करेगा? सेलर बेयर करेगा। गुड्स को बायर की प्लेस पे पहुंचा के अनलोड करना है, एंड अनलोड करने के बाद गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी? बायर की आ जाएगी। उससे पहले तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की है। सो अगर हम सबको कंपेयर करें तो अभी तक हमारी सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की आई है वो यहाँ पे आई है डिलीवर्ड एट प्लेस, बिकॉज बायर के घर तक पहुंचाने के सारे खर्चे उसको करने पड़ रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें बस एक डिफरेंस है कि जब बायर की कंट्री में पहुंच गया एंड अनलोड हुआ है, एंड अनलोड होने के बाद जो इम्पोर्ट की कॉस्ट है, मींस जो भी उसको ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, जो भी उसको अनलोडिंग का खर्चा पड़ रहा है, या अगर वो वेयर हाउस में स्टोर कर रहा है तो वेयर हाउसिंग की जो भी कॉस्ट पड़ रही है वो सारी कॉस्ट बायर की है इसमें। उससे पहले तक की कॉस्ट सिर्फ हमारा सेलर लेगा, उसके बाद तक की कॉस्ट कौन लेगा? बायर लेगा। नाउ दिस इज मेन की ड्यूटी एंड अनलोडिंग का खर्चा कौन पे कर रहा है? बायर पे कर रहा है। लेकिन हम जब नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं दैट इज डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, कि सेलर डिलीवर्स गुड्स एट बायर प्रीमाइसेस और नेम डेस्टिनेशन कवर ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग ड्यूटी। नाउ डीडीपी जब आ जाता है वहां पे क्या है कि सेलर बायर के घर तक पहुंचाएगा, लेकिन ड्यूटी एंड अनलोडिंग वगैरह सारे खर्चे, एंटायरली सारी कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? सेलर बेयर कर रहा है। Now this is the main difference in DAP and DDP. DAP में बायर के घर तक पहुंचाना है, इम्पोर्टेशन की कॉस्ट दैट इज ड्यूटी पेमेंट बायर करेगा, लेकिन DDP में आपको ड्यूटी पे करके सब कुछ करके बायर को गुड्स देकर आने हैं। ओके, so sell in DDP, seller deliver goods at buyer premises or name destination cover all cost including duty. Seller incur all cost एंड बायर टेक्स डिलीवरी एट स्पेसिफाइड लोकेशन, जो भी लोकेशन उन्होंने डिफाइन करी, यूजुअली इट्स बायर्स प्रीमाइसेस। अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली जब उसको मिलेंगे गुड्स तो उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ बायर। सो अगर हम इन चीजों को ध्यान से देखें, देयर इज अ पैटर्न एंड दैट पैटर्न इज कि जो लास्ट तीन हमने देखे हैं, लास्ट तीन में भी स्पेसिफिकली लास्ट दो, यहाँ पे लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बायर की, एंड ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की है। ओके, लेकिन अगर हम फर्स्ट टू देखें, हमारे फर्स्ट टू हमारे कौन से थे? एक्स वर्क्स, फ्री कैरियर पॉइंट। नाउ एट दीज टू लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल वाज ऑफ सेलर, बिकॉज सेलर का काम क्या था? उसने जस्ट अपनी जगह पे प्रोवाइड कर दिया कि मेरी फैक्ट्री में मैंने गुड्स दे दिया, अब ले जाओ यहाँ से, या मैंने इस कैरियर को, इस ट्रांसपोर्ट वाले को गुड्स दे दिया, अब इससे आगे तुम्हारा काम जाने। ओके, सो दीज आर द थिंग्स इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनकोटर्म्स, जो कि बेसिकली रोड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट को कवर करता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द ग्रुप टू। ग्रुप टू में 4 है, एंड ग्रुप टू इज ऑफ सी ट्रांसपोर्ट, एंड यूजुअली आप लोग ज्यादा इन्हीं को देखोगे बिकॉज सी ट्रांसपोर्ट इज मोर कॉमन इन इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम व्हाट आई नो, बट अदर टू आर आल्सो यूज्ड। ओके, इनकोटर्म ऑफ ग्रुप टू 4 हैं। सबसे पहले नेम क्लियर करते हैं। फर्स्ट इज
FAS free alongside ship, FOB free on board, देन कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, एक एक चीज ऐड होती जाएगी। हम एक स्टेप लेके चलते हैं, उसमें मैं आपको चारों कवर करा दूंगी, ठीक है। सी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेलर की फैक्ट्री, बाहर की फैक्ट्री, एंड बीच में क्या आएगा, कस्टम्स, ओके। Now there is an entire export process, import process. We will not get into that because things will get very lengthy. मैं आपको just brief overview देके समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, सेलर और बायर ने डील कर ली कि 1000 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स सेलर उसको प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट हम लेते हैं कि उसने फ्री अलोंग साइड शिप ट्रांसफर करना है। इनको टर्म्स क्या है, फ्री अलोंग साइड शिप। सो सेलर गुड्स पहले कहाँ तक पहुंचाएगा, पहले सेलर अपनी फैक्ट्री से या अपने गोडाउन से गुड्स को लेके जाएगा पोर्ट तक। पोर्ट तक लेके गया, पोर्ट तक लेके जाने की सारी गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेलर की है। गुड्स का फ्रेट, गुड्स का सब कुछ कौन पे कर रहा है, सेलर पे कर रहा है, ओके। देन पोर्ट पे पहुंचने के बाद कस्टम्स में जो भी सेलर के पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गुड्स का लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लेना, शिपिंग बिल, सब कुछ उसने ले लिया। शिप जो है जिसमें गुड्स हमारे जाने हैं, वहां तक गुड्स जस्ट पहुंचा के आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेलर की। सेलर ने यहाँ पर गुड्स अनलोड करा दिए शिप के पास, अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। इसके बाद गुड्स को शिप पे लोड करना, शिप से अपनी प्लेस पे लेकर जाना, वहां पे कस्टम क्लियरेंस करना, वहां पे अनलोड करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, शिप के पास तक गुड्स को पहुंचाना। दिस पार्ट इज ऑफ सेलर। इन फर्स्ट दैट इज फ्री अलोंगसाइड शिप। तो क्या हमने देखा कि गुड्स प्लेस्ड अलोंगसाइड वेसल एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, जिस भी पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है वहां तक मैंने गुड्स पहुंचा दिए। एक्सपोर्टर की ड्यूटी आ जाती है दैट ही फुलफिल्स ऑब्लिगेशन of placing the goods and buyer will bear all the cost and risk after the goods are placed at the vessel। अब इसके बाद की सारी अरेंजमेंट किसको करनी पड़ेगी, बायर को करनी पड़ेगी। गॉट इट। नाउ इसके बाद फर्स्ट ये हो गया। नाउ हो सकता है कि सेलर एंड बायर ये अग्री कर ले कि चल भाई तू गुड्स शिप तक तो पहुंचा ही रहा है, तू उसको शिप में लोड भी करवा दे, ठीक है। तो जब सेलर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेता है कि मैं गुड्स यहाँ तक लेकर तो जाऊंगा, मैं इनको शिप में लोड भी करवा देता हूँ, एंड उसके बाद आप अपना फ्रेट देख लो। तो जो जब सेलर गुड्स को शिप में लोड भी करवाएगा, मींस गुड्स की ऑन बोर्डिंग कराएगा, व्हीकल में उसको अनलोड करवाएगा, दैट टर्म इज फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मीन्स जैसे ही मैं अगर सेलर हूँ, मैंने जैसे ही गुड्स को शिप के ऊपर चढ़वा दिया, मेरा काम खत्म, ओके। फ्री, मेरी तरफ से गुड्स फ्री हो गए। अब बायर जी आप देखो, ओके। नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट एंड फ्रेट में क्या आ जाता है कि सेलर जो है वो गुड्स को शिप में अनलोड तो करवाएगा, अनलोड करवाने के साथ साथ वो अपना जो है शिप का कैरेज भी पे करेगा जिसके थ्रू गुड्स बायर के प्लेस पे जाने हैं। नाउ व्हाई सेलर विल डू दिस, बिकॉज बायर जो है वो दूसरे कंट्री में बैठा है, उसके लिए इट माइट गेट डिफिकल्ट कि मैं यहाँ से कैसे अरेंज करूँ यार शिपिंग कंपनी के साथ पेमेंट। तो आप मेरी कॉस्ट में इंक्लूड कर लेना ना, आप बिल में इंक्लूड करके मुझे दे देना, बट आप प्लीज ये फ्रेट यहाँ तक पे करके मुझे यहाँ पे गुड्स प्रोवाइड करा दो। सो दिस इफ वी अग्री टू दिस टर्म, दिस इज कॉल्ड CFR, जहाँ पे सेलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉस्ट, कॉस्ट क्या आ गया, जो उसकी गुड्स की कॉस्ट है वो प्लस फ्रेट। तो CFR में अगर आप जब भी इनवॉइस देखोगे ना, तो इनवॉइस में हमेशा यही होगा कि आपकी जो भी कमोडिटी है, ठीक है, उसका प्राइस लग जाएगा। ये मान लो 1500 के गुड्स हो गए, प्लस इसमें फ्रेट ऐड हो जाएगा, तभी इसका नाम है CFR, मीन्स कॉस्ट प्लस फ्रेट। इस तरह का कुछ इनवॉइस बन जाएगा एंड ये फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। दिस इज CFR। नाउ द लास्ट वन इज, लास्ट वन में एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले एक्सपोर्टर ने क्या करा कि चलो मैं आपको शिप में गुड्स अनलोड तो करा देता हूँ, अनलोड की ड्यूटी उसने ले ली, उसने फ्रेट की ड्यूटी ले ली। अब
जो बायर है वो कह रहा है कि आप प्लीज इंश्योरेंस भी करवा दो गुड्स का, कि जो गुड्स की इंश्योरेंस की कॉस्ट लगनी है वो भी आप एक बार ही पे कर दो, एंड गुड्स मुझे यहाँ तक मेरी प्लेस तक आप पहुंचा दो, एंड उसके आगे मैं देख लूंगा, राइट। सो जब बायर और सेलर ये अग्री कर लेते हैं कि गुड्स को बायर की प्लेस तक पहुंचाने से पहले जितनी भी कॉस्ट लगनी है, जो भी फ्रेट, इंश्योरेंस या फिर अनलोडिंग लोडिंग के खर्चे, वो सारे सेलर बेयर करेगा, तो दैट टर्म इज CIF। इस केस में हमारा इनवॉइस क्या बनेगा, हमारी गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी, मान लो 1 लाख के गुड्स है, एंड इसमें अब बायर का जो भी सेलर का जो भी फ्रेट का कॉस्ट लगा, मान लो 15,000 का फ्रेट लग गया, प्लस उसकी इंश्योरेंस जो भी लगी, मान लीजिए 200 की इंश्योरेंस लगी। सॉरी इट्स नॉट विजिबल, लेट मी राइट इट अगेन। हमने क्या बोला, कॉस्ट जो भी लगी, कॉस्ट ऑफ 1000, 10,000 लेट्स से, प्लस फ्रेट जो भी लगा 1500 का, प्लस इंश्योरेंस की कॉस्ट 200 रुपये, and the total 1700. This CIF, this amount will be paid by the buyer. So these terms also define कि पे कौन करेगा। तो हमने पढ़ लिया है कि इनको टर्म्स क्या क्या है, किस किस पॉइंट पर डिलीवर होएगा। आई होप आपको समझने में आसानी रही होगी थ्रू द एग्जांपल्स। नाउ लेट मी क्विकली गो थ्रू द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर ड्यूटी इन डिफरेंट इनको टर्म्स इन केस ऑफ ग्रुप 2। फर्स्ट हमने देख लिया कि शिप के पास गुड्स पहुंचाने तक की ड्यूटी है एक्सपोर्टर की, उसके आगे की ड्यूटी है बायर की। फ्री ऑन बोर्ड में हमने क्या देखा कि गुड्स जो है ऑब्लिगेशन अपॉन एक्सपोर्टर फुलफिल ऑब्लिगेशन अपॉन गुड्स बीइंग बोर्डेड ऑन द शिप, मींस गुड्स हमारे शिप तक चढ़ाने का काम जो करेगा वो सेलर करेगा। जैसे गुड्स शिप पे चढ़ गए उसके बाद का सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर टू द बायर। एक्सपोर्टर bears cost of carriage but risk transfer to buyer at port of shipment. Now ये काफी इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज इन दोनों में डिफरेंस क्या था, इंश्योरेंस का। CIF में इंश्योरेंस एक्सपोर्टर कर रहा है, बट CFR में इंश्योरेंस का कॉस्ट किसका है, बायर का है। सो उसमें क्या हो गया कि जब गुड्स उसने पोर्ट पे चढ़ा दिए, रिस्क ट्रांसफर हो गया। अब रिस्क सेलर का कुछ नहीं है, अगर गुड्स खराब होते हैं तो सारी कॉस्ट बायर को ही बेयर करनी पड़ेगी, बट फ्रेट और कैरेज वो पे कर रहा है ताकि बायर को आसानी हो जाए, ठीक है। लेकिन CIF में क्या करेगा, एक्सपोर्टर ऑब्टेन इंश्योरेंस एट देयर कॉस्ट, ताकि क्योंकि इसमें रिस्क ट्रांसफर कब होएगा, जब गुड्स पहुंच गए हैं बायर की प्लेस पे। रिस्क ट्रांसफर एट पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन इन केस ऑफ CFR, एंड रिस्क ट्रांसफर एट पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। दो पोर्ट्स होते हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में, पोर्ट ऑफ शिपमेंट सेलर का पोर्ट होता है, एंड पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन हमारा बायर का पोर्ट होता है। CFR में यहाँ पे रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा, CIF में डेस्टिनेशन पे पहुंच के रिस्क ट्रांसफर होगा। तभी इंश्योरेंस की कॉस्ट CIF में सेलर की होती है, ओके। बायर अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन गुड्स रीचिंग एट पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, जब डेस्टिनेशन पे आएंगे तब उसके बाद गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, लेकिन रिस्क जो है वो पोर्ट ऑफ शिपमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे सेलर की क्या है, मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन, एंड ही अज्यूम्स बायर अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन गुड्स रीचिंग ऑन पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। So these were our Incoterms and this topic is over. Now we move on to the next topic. Next topic, quickly let's go through these. Comparison of various Incoterms. अलग अलग Incoterms में importer की ड्यूटी किस चीज़ की है, कि प्राइमरी पैकेजिंग कौन करेगा, एक्सपोर्ट पैकिंग कौन करेगा, पोर्ट तक कौन लेके जाएगा, एंड अगर आप ये सारे कंपैरिजन पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इजी रहेगा टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टर्म्स। सो यू कैन गो थ्रू दिस, बिकॉज एक्सप्लेन मैं आपको सारा कर चुकी हूँ। यू कैन गो थ्रू दिस ऑन योर ओन क्विकली, जस्ट इट विल हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग द पॉइंट्स। नाउ कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, इनको टर्म्स आर टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स और ट्रांसफर ऑफ गुड्स, बट दीज आर नॉट लॉ कि आपको इसी बेस पे करना है, कि अगर आपको सी के थ्रू करना है तो आपको FAS, FOB, CIF या CFR से ही करना पड़ेगा। आप अपना भी कुछ बना सकते हो, आपके जो भी बायर एंड सेलर के बीच जैसी भी एग्रीमेंट बैठती है आप वैसे बना सकते हो। दीज आर नॉट लॉ, दीज आर जस्ट standardized term to ease the trade for you. These can be used in contract as it is or in variant. As it is means क्या हो गया कि मैंने X फैक्ट्री
ऐसे ही उठा लिया, एक्स वर्क्स मैंने ऐसे उठा लिया, लेकिन हो सकता है कि मैं ऐसे उठा लूँ कि एक्स फैक्ट्री तो है प्लस फ्रेट मैं पे कर रही हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, लेकिन बायर एंड सेलर चाहे तो अपनी एग्रीमेंट बना सकते हैं जैसे भी उनका मन करे, बिकॉज एट द एंड ट्रेड तो उन्होंने ही करना है। नेक्स्ट, टर्म ऑफ डिलीवरी डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकल कस्टम प्रैक्टिसेस, एलसी रिक्वायरमेंट, गुड्स इन्वॉल्व, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो जो भी आप टर्म्स डिसाइड करते हो वो काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों का आपस में क्या एग्रीमेंट है, आप नॉर्मली कैसे ट्रेड करते हो। बिकॉज नॉर्मली व्हाट विल पीपल प्रेफर कि जो हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं हम वैसे ही करना चाहेंगे। सो उस अकॉर्डिंग जैसी भी टर्म्स उनको सेट बैठती है वो अपनी। नाउ द इनकोटर्म्स टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट टॉपिक इज इनविजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शन। इनविजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शन में क्या होता है, अभी तक हम जो भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे थे हमने नॉर्मली यही देखा है कि गुड्स ट्रांसफर होते हैं, कि कोई भी कमोडिटी है, कमोडिटी ट्रांसफर होगी, मशीनरी ट्रांसफर होगी, जो भी ट्रांसफर होता है दे आर फिजिकल, दे आर टेंजिबल, राइट। बट विद द टाइम इज एडवांसिंग, अभी इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में इनटेंजिबल ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही हैं। इनटेंजिबल ट्रांजेक्शन लाइक सॉफ्टवेयर ट्रांसफर हो गया, अब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला है, नाउ हाउ इजी दैट इज, ठीक है। बिकॉज आप रिमोट कनेक्शन कर सकते हो, रिमोट कनेक्शन के थ्रू दूसरे कंट्री में बैठा, कंट्री एक्स में बैठा बंदा कंट्री वाई वालों के पीसी में कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है। अब इसमें ना कस्टम इन्वॉल्व हुआ ना कुछ इन्वॉल्व हुआ, राइट। ऐसे कॉपीराइट ट्रांसफर हो सकते हैं। So these kind of transaction they do happen more now, they do occur more now as compared to the previous times, and इसलिए हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है ना वो हमारा बेस्ड है ऑन द फिजिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सो उसी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इनविजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शन होते हैं तो उस केस में डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा। एंड इनविजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शन की कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ट्रांसफर कॉपीराइट, या फिर हॉस्पिटैलिटी सर्विस। अगर फॉरेन का टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है एंड इंडिया में आके वो होटल सर्विस या ट्रांसपोर्ट सर्विस या कुछ भी हॉस्पिटैलिटी सर्विस ले रहा है, तो वो बंदा फॉरेन एक्सचेंज कराएगा। फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो तो इंडिया में हो गया लेकिन गुड्स एक्चुअली में बाहर नहीं गए, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, इनविजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शन, जहाँ पे गुड्स एक्चुअली नहीं गए बट फॉरेन एक्सचेंज का हमारा कंट्री में इनफ्लो या आउटफ्लो हो गया है। अनदर पॉपुलर एग्जांपल इज बीपीओ। बीपीओ सर्विसेज क्योंकि काफी पॉपुलर हो रहे हैं, लाइक टेक्निकल सपोर्ट सर्विस, कॉल सेंटर सर्विस या वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस। दीज काइंड ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय कंट्रीज टू कंपनीज इन अनदर कंट्री, एंड इन सारे ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं इनविजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शन। सो इसमें आपको याद क्या रखना है, याद रखने वाली चीज बहुत सिंपल है, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन जो है डिफरेंट होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली सेम रूल्स नहीं अप्लाई होंगे जो गुड्स वाले में अप्लाई होते हैं। सो इस केस में डॉक्यूमेंटेशन को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत थी, इसलिए आईसीसी ने एक यूसीपी 600 के सप्लीमेंट में कुछ डॉक्यूमेंटेशन अकोमोडेट करी है। इंडिया में सॉफ्टेक्स फॉर्म, ये आपको मेनली याद रखना है कि इंडिया में क्या यूज होता है। ओके, इंडिया में सॉफ्टेक्स फॉर्म है जो कि इनविजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शन में डील करता है रिगार्डिंग रिमिटेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड आईटी सर्विस। मेनली ये किस चीज में डील करता है, आईटी सर्विसेज एंड सर्विस, सॉफ्टवेयर या सर्विसेज के केस में सॉफ्टेक्स फॉर्म। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, next term is counter trade. Counter trade is like, if you know this, barter. Heard about this? barter में क्या होता है, एक पर्सन, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये बंदा है और ये दूसरा बंदा है, इसके पास एप्पल है, इसके पास लेट्स से है मैंगो, व्हाटएवर, ठीक है। अब ये बंदा क्या कहेगा कि मैं तुझे 5 एप्पल देता हूँ, तू मुझे उसके बदले 3 मैंगो दे दे। नाउ ट्रेड तो हुआ है बिकॉज उसने 5 एप्पल दिए, उसने 3 मैंगो दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में मोनेटरी एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो जब भी ट्रांजेक्शन में मोनेटरी एक्सचेंज नहीं होता है दैट इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजेक्शन। एंड काउंटर ट्रेड भी यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड में आप गुड्स बेचते हो, एक कंट्री गुड्स बेच रही है एंड दूसरी कंट्री उसके गुड्स के अगेंस्ट पैसे नहीं दे रही, वो कुछ और गुड्स दे रही है या कुछ सर्विस दे रही है, दैट इज कॉल्ड काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड को आप याद रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ बार्टर ट्रेड, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द बार्टर ट्रेड ट्रांजेक्शन।
मर्चेंटिंग ट्रेड। नाउ व्हाट इज मर्चेंटिंग ट्रेड? मर्चेंटिंग ट्रेड में क्या होता है, एक बंदा बैठा है अपनी कंट्री में, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। इंडिया में बंदा बैठा है, इंडिया में बंदे बैठे ने, उसने सामान खरीदा जापान से और बेच दिया अमेरिका में। उसने यहाँ से खरीदा, यहाँ पे बेच दिया, लेकिन गुड्स इंडिया में आए ही नहीं, बाहर की बाहर ट्रेड हो गया। दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड मर्चेंटिंग ट्रेड। मर्चेंटिंग ट्रेड में सबसे मेन फीचर क्या आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने कंडीशंस लिख दी हैं। क्या? गुड्स डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में एंटर ही नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ से खरीदा, यहाँ पे बेचा, इंडिया में गुड्स आए ही नहीं। एंड देर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टेट ऑफ गुड्स, बिकॉज गुड्स इंडिया में आए ही नहीं, एंड मैंने गुड्स खरीदने के बाद एज इट इज ट्रांसफर कर दिए। मैंने जापान से जैसे खरीदे मैंने वैसे के वैसे अमेरिका में भेज दिए, मैंने गुड्स में कुछ भी चेंज नहीं करा। दिस इज कॉल्ड मर्चेंटिंग ट्रेड। नाउ मर्चेंटिंग ट्रेड हम क्यों बढ़ रहे हैं, बिकॉज इस तरह के ट्रेड को ट्रेस करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, बिकॉज गुड्स तो इंडिया में पहुंचे ही नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको ज्यादा रेगुलेट करा है एंड ज्यादा इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, बिकॉज गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस ना होता है कि, है ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, जो भी कस्टम गवर्नमेंट को आता है। तो अगर कुछ इस तरह की ट्रांजेक्शन होने लगी जहाँ पे गुड्स इंडिया में ना आ रहे हैं ना इंडिया से जा रहे हैं, तो उस चीज को गवर्नमेंट हमेशा रेगुलेट करना चाहेगी ताकि उनका रेवेन्यू लॉस ना हो। कुछ हमारी कंडीशंस गवर्नमेंट ने बैंक्स के ऊपर या बैंक्स जो भी डील कर रहे हैं उसके ऊपर लगाई है कि आप ये कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो है मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन करो। नाउ वी विल गो थ्रू दीज कंडीशंस वन बाय वन। तो हम कंडीशंस पढ़ रहे थे मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन की, कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं जब मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन करनी है, बैंक ने क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना है। ये बेसिकली आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि जो भी बैंक मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन में डील करेंगे वो कैसे कैसे किन किन कंडीशंस का ध्यान रखें ताकि उनको हेल्प हो सके। नाउ बिफोर वी गो इनटू दिस कंडीशंस, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ रिगार्डिंग मर्चेंटिंग ट्रेड, जो टर्म्स यहाँ पे यूज होंगी दैट यू शुड नो। हमने मर्चेंटिंग ट्रेड कैसे डिस्कस करा, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज अनदर कंट्री जापान, एंड ये आ गई अमेरिका। ओके, यहाँ से मैंने इंपोर्ट करा एंड यहाँ मैंने एक्सपोर्ट करा। नाउ इस ट्रांजेक्शन के दो पार्ट्स हैं, दिस इज कॉल्ड द import leg of the transaction and this is the export leg. ओके, एंड ये सारी ट्रांजेक्शन में हमें गाइड कौन करेगा, हमें पेमेंट रिसीव, पेमेंट्स में हमारी हेल्प कौन करते हैं, जो हमारे ऑथराइज्ड डीलर हैं, जो कि हमारे ऑथराइज्ड डीलर आ जाते हैं बैंक्स, जो कि करेंसी को क्या करते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं। सो बेसिकली जब मैंने इंपोर्ट के लिए पेमेंट करनी है तो मैं इनको आईएनआर में पेमेंट करूंगी, ये आगे इस करेंसी में जो भी पेमेंट होनी है जापानीज येन में मुझे कन्वर्ट करके दे देंगे, मैं इनको पेमेंट कर दूंगी। सिमिलरली एक्सपोर्ट के लिए मैंने इंडिया में अपने ऑथराइज डीलर को पेमेंट दी आईएनआर में, उस, नहीं सॉरी, एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, मुझे अमेरिका से पेमेंट आएगी यूएसडी में, एंड यूएसडी की पेमेंट फिर मुझे आईएनआर में कन्वर्ट करके मेरा ऑथराइज डीलर बैंक जो है वो दे देगा। ना दीज ट्रांजेक्शंस आर गाइडेड बाय आरबीआई, एंड वो कंडीशन हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको कुछ टर्म्स समझ आ गई। एक्सपोर्ट लेग ऑफ द ट्रांजेक्शन, import leg of the transaction, and authorized dealer banks. And now we can understand the conditions better. Okay, सबसे पहला वो क्या कह रहे हैं कि जो भी गुड्स आप ट्रेड कर रहे हो वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर अलाउड होने चाहिए एज ऑन डेट ऑफ शिपमेंट। डेट ऑफ शिपमेंट क्या है, जब मैंने इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट लेग में चाहे इंडिया में नहीं आया लेकिन मैंने सामान खरीद लिया फॉरेन कंट्री से, अब मैंने उस सामान को बेचना है, और जो बेचना है जिस दिन के लिए मैं उसको वहां से शिप करूंगी कि हाँ यहाँ से आप सामान भेज दो मेरी एक्सपोर्टिंग कंट्री में जहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट करना है, उस दिन को हम कहेंगे डेट ऑफ शिपमेंट। ना डेट ऑफ शिपमेंट के दिन हमारा उस कमोडिटी में ट्रेड अलाउड होना चाहिए, इट शुड बी अलाउड
इन ऑन द डेट ऑफ शिपमेंट अंडर व्हाट एफटीपी। एफटीपी क्या होता है कि गवर्नमेंट एक कुछ रूल्स बनाती है फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग कि किस किस कमोडिटी में क्या ट्रेड करना है, किस किस कमोडिटी में आपको क्या बेनिफिट्स होएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कुछ बेनिफिट्स देती है। सो ऑल दैट कवर्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि बोथ लेग ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड बी रूटेड थ्रू द सेम ऑथराइज्ड डीलर बैंक। कि अगर आप मर्चेंटिंग ट्रेड में इन्वॉल्व कर रहे हो ना, एडी बैंक विल ओनली इन्वॉल्व, एडी आर द ऑथराइज्ड डीलर जो कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करके देते हैं, ठीक है ना। वो कब इन्वॉल्व होंगे, जब दोनों ही ट्रांजैक्शन के लेग्स, कौन से, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दोनों सेम बैंक के थ्रू है। क्योंकि अगर अलग अलग बैंक के थ्रू होंगे तो इट माइट गेट डिफिकल्ट टू ट्रेस दीज ट्रांजेक्शंस एंड इतना अच्छे से हमें पता नहीं लग सकता कि ट्रांजेक्शन एक्चुअली हो क्या रही है। उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि दोनों ही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन दोनों आप सेम बैंक के थ्रू करोगे तभी आपको अलाउड होएगा। थर्ड आ गया कि एंटायर मर्चेंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन ओवरऑल पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। मीन्स इंपोर्ट करा मैंने जैन में, तो बाय सितंबर मेरा एक्सपोर्ट होके कंप्लीट ट्रांजैक्शन पूरी हो जानी चाहिए विद पेमेंट एंड एवरीथिंग, सारा कुछ मेरा डन होना चाहिए विद इन 9 मंथ्स। एंड मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो भी करेंसी एक्सचेंज करवाने वाली हूँ, एक्सपोर्ट से जो भी मुझे फॉरेन करेंसी रिसीव होगी और इंपोर्ट के लिए जो भी मैं फॉरेन करेंसी के मैं कन्वर्ट करवाऊंगी पेमेंट करने के लिए, वो मैं 4 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती। दो कंडीशन, 9 महीने में ओवरऑल ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए एंड 4 महीने से ज्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते अपने फॉरेन करेंसी को। दीज आर द कंडीशंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ट्रेड बिगिन कब हुआ, कि ट्रेड की स्टार्ट डेट कौन सी मानी जाएंगे। क्योंकि हमें देखना है कि 9 महीने में कंप्लीट हो जाए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड स्टार्ट कब हो रहा है एंड ट्रेड खत्म कब हो रहा है। तो स्टार्ट की डेट क्या मानी जाएगी, कमेंसमेंट ऑफ ट्रेड विल बी द डेट ऑफ अर्लियर ऑफ, ठीक है, अर्लियर ऑफ व्हाट, शिपमेंट, एक्सपोर्ट की रिसीट, या फिर डेट ऑफ पेमेंट फॉर इंपोर्ट। इन तीनों में जो भी पहले होगा, मान लो मैंने अभी ट्रांजेक्शन, मैंने सामान खरीदा नहीं है, मुझे पैसे पहले आ गए, तो उससे क्या हुआ, मेरी एक्सपोर्ट रिसीट पहले होगी सबसे पहले पूरी ट्रांजेक्शन में, तो मेरी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेड होगी जिस दिन मुझे पैसे मिल गए। हो सकता है मैंने अभी सामान बेचना है बट मैंने पहले ही इम्पोर्टर को जहां से मैंने इम्पोर्ट करना है उसको मैंने पेमेंट कर दी, तो उस केस में डेट ऑफ इम्पोर्ट मेरी डेट ऑफ कमेंसमेंट बन जाएगी। या हो सकता है कि मैंने पेमेंट अभी नहीं करी, ना मेरे को एक्सपोर्ट की पेमेंट रिसीव हुई है ना मैंने इंपोर्ट की पेमेंट करी है, मेरे गुड्स शिप हो गए हैं, जहां जिस कंट्री से मैंने सामान खरीदा वहां से शिप हो गए हैं जाने के लिए टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो उस केस में डेट ऑफ शिपमेंट, जो भी ट्रांजेक्शन पहले हो जाता है इन दिनों में, जिस दिन हो गया है इन दिनों में से कोई भी ट्रांजेक्शन, उस दिन हम मान लेंगे कि मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन हमारी स्टार्ट हो गई है। एंड देन खत्म कब होएगी, खत्म भी इनमें से होएगी, इन तीनों में सबसे लास्ट में जो होएगा। स्टार्ट कब होएगी, इन तीनों में जो भी पहले हो गया उस दिन स्टार्ट होगी, शिपमेंट हो जाए, रिसीट हो जाए, पेमेंट हो जाए। एंड खत्म कब होएगी, इन तीनों में जो लास्ट में होगा, जिस दिन वो लास्ट वाली ट्रांजेक्शन हुई है उस दिन हमारी, हम मान लेंगे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। सो डेट ऑफ कंप्लीशन एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, where short-term credit either by way of supplier's credit or buyer's credit will be available for merchanting trade transaction। अब देखो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना चाहती है, वो कुछ कुछ स्कीम्स होते हैं जो एक्सपोर्टर को हम प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट, और कुछ होते हैं जो हम इंपोर्टर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लाइक एक्सपोर्टर के केस में हम बिल ऑफ कलेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम उनका पेमेंट हम उनको पहले दे सकते हैं, राइट। एंड इम्पोर्टर के केस में हम एलसीज दे देते हैं उनको। जो भी क्रेडिट शॉर्ट टर्म अवेलेबल होता है नॉर्मल में, वो दोनों क्रेडिट अवेलेबल हो जाएंगे मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन में उस पर्सन को भी। लेकिन इसमें एक लिमिट लगा दी उन्होंने। लिमिट क्या लगाई है कि अगर मान लो आपको एडवांस पेमेंट कुछ रिसीव होगी, ठीक है, एडवांस पेमेंट रिसीव होगी,
या आपने कुछ पे कर दिया, तो उस पार्ट के लिए हम फाइनेंस नहीं करेंगे। मान लो मुझे 1 लाख रुपए आने वाले थे, ठीक है, और 1 लाख रुपए की मेरी ट्रांजेक्शन थी, उसमें से 50,000 मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो जब 50,000 रिसीव हो चुका है उसकी मुझे फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी, जो पेंडिंग पार्ट है मेरी ट्रांजेक्शन का उसके लिए मुझे फाइनेंसिंग मिल जाएगी। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि टू द एक्सटेंट नॉट बैक्ड बाय द एडवांस रिमिटेंस। जो भी एडवांस रिमिट हो गया एक्सपोर्ट के लिए, सेल जो मैंने करना था उसका एडवांस अगर मुझे आ गया, तो मेरे को फाइनेंसिंग में बैंक से क्या मांगने जा रही हूँ, पैसे। मेन पर्पज तो ये है ना कि जो मैंने सामान खरीदना है उसके पैसे मुझे मिल जाए। ओके, सो अगर कुछ एडवांस मिल जाता है तो उस पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट की फाइनेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपको एक्सपोर्ट के लिए एडवांस मिल जाता है कुछ, हाँ जी, तो अगर मुझे कुछ एडवांस रिसीव हो गया है, रिसीव किसके लिए हुआ, किससे हुआ है, जो मैंने एक्सपोर्ट करना था, एक्सपोर्ट की पेमेंट मुझे मिल गई है। अब जो ईएडी बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये पर्सन जिसने एक्सपोर्ट के पैसे तो मंगवा लिए हैं एडवांस में, वो इंपोर्ट के लिए उन पैसों को पेमेंट करे। ध्यान से, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑथराइज डीलर की, कि वो ये चीज इंश्योर करे कि पैसे वो सेव करके रखे। हाँ, शॉर्ट टर्म डिप्लॉयमेंट अलाउ कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए अपने फंड्स कहीं और यूज करना चाहते हो, कहीं डिप्लॉय करना चाहते हो, इट्स ओके, हम अलाउ कर देंगे कुछ टाइम लिमिट के लिए, बट दे हैव टू मेक श्योर कि जो एक्सपोर्ट की पेमेंट अगर पहले रिसीव हुई है तो वो इम्पोर्टर जहां से वो इम्पोर्ट कर रहा है उसको पेमेंट कर दे। ओके, सो दिस इज द पॉइंट, कंडीशन नंबर 6, दैट in case advance is received, AD should ensure that import payment is made properly and in on time. Next point talks about मेकिंग इम्पोर्ट पेमेंट इन एडवांस। हमें एक्सपोर्ट की पेमेंट एडवांस में रिसीव हो गई, ओके, लेकिन कभी कभी हो सकता है एक्सपोर्ट की पेमेंट रिसीव नहीं हुई बट हमारा इम्पोर्टर एडवांस पेमेंट मांग रहा है। तो उस केस में बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स को, क्योंकि उन्होंने अब जो पर्सन डील कर रहा है उसको फंडिंग की जरूरत हो सकती है, तो बैंक्स फंडिंग कर सकते हैं टू मेक द एडवांस पेमेंट टू द इम्पोर्टर। लेकिन उसमें उनको क्या कंडीशन देखनी होगी कि अगर 2 लाख यूएसडी से ज्यादा की अगर कुछ फंडिंग उनको देनी पड़ रही है फॉर इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, तो वो बैंक गारंटी या एलसी के थ्रू ही उस चीज को फंड करें, एंड थ्रू सम इंटरनेशनल बैंक ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल बैंक जो भी इंटरनेशनल ट्रेड को फंड करता है उसके थ्रू ही करें तो बेटर रहेगा। अबव 2 लाख यूएसडी की पेमेंट, उससे नीचे की पेमेंट है शॉर्ट टर्म आप फंडिंग कर सकते हैं बैंक्स, बट उससे बियॉन्ड की पेमेंट अगर एडवांस पेमेंट फॉर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट की अगर एडवांस पेमेंट करनी है तो उस केस में आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि 2 लाख से ऊपर आप बैंक गारंटी और एलसी से करो। लेकिन मान लो कि आपको एडवांस पेमेंट करनी है इंपोर्ट की, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको एक्सपोर्ट वाले से एडवांस रिसीव हो गया, जितनी मैंने इंपोर्ट के लिए एडवांस पेमेंट करनी है उतना एक्सपोर्ट से मुझे रिसीव हो गया, तो अगर मुझे रिसीव हो ही गया तो उस केस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि बैंक्स का मेन क्या है, बैंक फंडिंग उतनी ही करेगा जितना वो सेफ होके चल सके, सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड कि अगर आप इंपोर्ट की फंडिंग कर रहे हो तो 2 लाख यूएसडी से ऊपर बैंक गारंटी या एलसी के थ्रू करो। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर एच। हाँ जी, सो एच पॉइंट क्या बोलता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट की जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सप्लायर को, वो हम कब प्रोवाइड करेंगे, अगर हमें एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिख रहा है। इन केस एक्सपोर्ट का ऑर्डर पर्सन नहीं दिखा पा रहा है लेकिन वो कह रहा है कि मेरी मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में हम फंडिंग नहीं करेंगे। वी हैव टू इंश्योर कि एक्सपोर्ट का ऑर्डर उसके पास है, अगर वो बंदा इंपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी उसके पास होना चाहिए उस केस में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर पर्सन जो है इम्पोर्ट लैग की पेमेंट करना चाहता है, उसका ऑलरेडी एक फॉरेन करेंसी का बैंक है विद योर बैंक, ओके, उसका फॉरेन करेंसी का अकाउंट है, तो उसके पास अगर कोई वहां बैलेंस पड़ा है तो उस पे से आप पेमेंट उसको अलाउ कर सकते हो, ये चीज अलाउड है। नेक्स्ट, अगर बैंक, अगर कोई भी ऑथराइज डीलर मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन में फंडिंग कर रहा है या उसमें उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है किसी कस्टमर की, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखे कि दोनों लेग्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, दोनों लेग्स कौन से, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लेग, बोथ आर कंप्लीटेड, एंड दे शुड रिपोर्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन की हाँ, अगर मैंने 10,000
कमोडिटी 10,000 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स मान लो इंपोर्ट करे थे फॉर मर्चेंटिंग ट्रांजेक्शन, तो मैं ये ट्रांजेक्शन अलग से देखूंगी कि हाँ इसके अगेंस्ट एक्सपोर्ट हो गया। मान लो वाई कमोडिटी के मैंने 500 करे और जेड के मैंने 200 करे, चाहे मेरी जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन है, चाहे सेम कमोडिटी में ही ज्यादा ट्रांजेक्शन है, बट मैं ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन ये चीज इंश्योर करूंगी कि अगर इंपोर्ट हुआ है तो एक्सपोर्ट भी हो गया है, पेमेंट कर दी है, पेमेंट रिसीव हो गई है, ये सारी चीजें ऑथराइज डीलर जो है वो इंश्योर करेंगे कि हो जाए। नाउ अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है कि मान लो इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्टर से पेमेंट रिसीव कर ली, बट जहां से इंपोर्ट करा उसको पेमेंट नहीं करी, या वाइसा वर्सा, इंपोर्ट कर लिया एक्सपोर्ट कर दिया बाहर वाले को पेमेंट कर दी, बट एक्सपोर्टर से पेमेंट, सॉरी बायर जो हम जिसको हम बेच रहे हैं उस पर्सन से हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो कुछ भी डिफॉल्ट अगर होता है ट्रांजैक्शन में तो ऑथराइज डीलर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आरबीआई को ये चीज रिपोर्ट करे। ओके। ओके, सो हमने तीन कंडीशन देख ली अप टू जे। लेट मी जस्ट क्विकली रीड देम। देखो सबसे एच कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है सप्लायर को हम दे देंगे अगर हमारे पास कंफर्म्ड एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, एंड ट्रांजेक्शन जो है 9 महीनों में कंप्लीट हो सकती है, बिकॉज एडी ने इंश्योर करना है कि ट्रांजेक्शन 9 महीने में कंप्लीट हो, तो वो लोग जब अलाउ करेंगे उसको ट्रांजेक्शन करने के लिए तभी दे शुड इंश्योर कि हाँ भाई तू 9 महीने में कंप्लीट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पार्ट आ गया कि अगर इम्पोर्ट के केस में आप अपने ईएफसी अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हो तो वो हम आपको अलाउ कर देंगे, 1 to 1 मैचिंग होएगी इन केस ऑफ एमटीटी, एंड कोई भी अगर डिफॉल्ट होता है तो वो हम आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट फ्रॉम के पॉइंट, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर जो भी एक्सपोर्ट जो भी बंदा मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन में डील कर रहा है एंड उसने कोई डिफॉल्ट कर दिया किसी एक ट्रांजेक्शन में, डिफॉल्ट की अमाउंट जो है अगर 5% या 5% से ज्यादा हो जाती है ऑफ व्हाट, ऑफ हिज एक्सपोर्ट टर्नओवर, जो भी पूरे साल में उसकी एक्सपोर्ट की टर्नओवर है उसका 5% या 5% से ज्यादा अगर हो जाती है उसकी डिफॉल्ट की अमाउंट, तो उस पर्सन को क्वेश्चन लिस्ट में हम डाल देंगे। ठीक है कि ये पर्सन डिफॉल्ट कर रहा है, तो उसकी फाइनेंसिंग आगे हम ध्यान से देखेंगे, उसको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे उसके ट्रांजेक्शन्स को। एंड केवाईसी गाइडलाइंस एंड एएमएल गाइडलाइंस जो है वो ध्यान से हमें फॉलो करनी है। नेक्स्ट आ जाता है कि मर्चेंटिंग ट्रेड में जो भी पर्सन डील कर रहा है तो ये ऑथराइज डीलर जो है उस ट्रांजेक्शन का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू इंश्योर कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली में ट्रेडर है, कोई इंटरमीडिएरी नहीं है। अब क्योंकि ये ट्रांजेक्शन काफी सिमिलर सी लगती है कि आप एक एजेंट हो, बाइंग एजेंट एंड सेलिंग एजेंट, आप इस पर्सन से किसी को सामान खरीदवा रहे हो और इसकी आप सामान खरीदने में हेल्प कर रहे हो और इसकी आप सामान बेचने में हेल्प कर रहे हो। ये पर्सन भी सेम काम ही करेगा एजेंट, बिकॉज इसको भी सामान अपने पास लाना नहीं पड़ेगा। तो जो मर्चेंटिंग ट्रेडर है ही शुड एक्चुअली बी द ट्रेडर ऑफ गुड्स, ना कि वो सिर्फ क्या है एक इंटरमीडिएरी है। सो दिस शुड बी इंश्योर्ड बाय द बैंक्स, एंड जब भी कोई ऑर्डर आएगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर जब भी ओवरसीज बायर से पर्सन को रिसीव होगा, सो बैंक्स शुड इंश्योर दैट द पर्सन इज एक्चुअली केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन, एंड उसके पास सारे प्रॉफिट, अगर उसको ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें बैंक्स को चेक करनी है। सो दीज वर ऑल द कंडीशंस दैट आर देयर इन मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन। जो भी बैंक्स डील कर रहे हैं उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है हमने देख लिया सारे पॉइंट्स। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इन दिस सेक्शन, दैट इज हाई सीज सेल। नाउ हाई सीज सेल में क्या होता है, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। हाई सी सेल ट्रांजेक्शन कैसे होती है, पर्सन इंडिया में है और उसने मान लो अमेरिका से सामान मंगवाया, गुड्स शिप हो गए, गुड्स क्या है अभी इन ट्रांजिट है, इंडिया में पर्सन एक्स ने सामान मंगवाया है अमेरिका से एंड गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट। नाउ जब गुड्स ट्रांजिट में थे, मान लो गुड्स यहाँ से निकले 10 तारीख को, अभी 13 तारीख हुई है, अभी भी गुड्स ट्रांजिट में है, एक्स ने क्या किया, एक्स ने गुड्स बेच दिए टू पर्सन जेड इन इंडिया। ओके। नाउ
गुड्स अभी इंडिया में आए नहीं है, लेकिन एक्स ने पहले ही वो गुड्स बेच दिए टू जेड। नाउ दिस ट्रांजैक्शन, जो कि अभी गुड्स एक्चुअली में इंडिया के कस्टम्स में एंटर नहीं हुए हैं लेकिन पहले ही सेल हो गई है, दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड हाई सीज सेल। कि गुड्स अभी एक्चुअली में आपके पास आए नहीं है लेकिन आपने उसको ऑलरेडी इन ट्रांजिट में आपने बेच दिया। दिस इज वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन ऑफ हाई सीज सेल। सो विद दिस आवर चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड इज कंप्लीटेड। हमने सारे टॉपिक्स इसमें देख लिए हैं। लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू हमने क्या क्या स्टडी करा है। ओके, सो सबसे पहले हमने रिस्क देख लिए। रिस्क हमने देखा कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। रिस्क के बाद हमने इनको टर्म्स पढ़ लिए सारे जो भी यूज होते हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड। एंड आफ्टर दैट वी हैव डन different type of trade transaction, invisible trade transaction, counter trade, merchanting trade, and at last high sale. So this chapter is complete. So next topic in this chapter is clean payment transaction. So clean payment transaction जो है वो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में उसका ओवरव्यू समझा था, और वो इतना सा टॉपिक है, इसमें जस्ट हम थोड़ा सा प्रोसेस डिटेल में देखेंगे। एंड बस टॉपिक छोटा सा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सो क्लीन पेमेंट ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें आप कोई भी फाइनेंस इंक्लूड नहीं कर रहे हो, आप बैंक से कुछ भी फंडिंग नहीं ले रहे हो, आप जस्ट एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर रहे हो। इसमें बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो सिर्फ होती है कि फंड्स को क्लियर करने में, कि जो इम्पोर्टर से रिसीव हुआ है वो एक्सपोर्टर को पहुंचाने तक का बैंक का रोल होता है। बैंक ना कोई फंडिंग करता है, ना ही बैंक डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी डील करता है। क्लीन पेमेंट ट्रांजेक्शन हमने देखा था कि दो तरह के होते हैं, पेमेंट इन एडवांस एंड ओपन अकाउंट। पेमेंट इन एडवांस क्या होता है कि अभी डील हमारी स्टार्ट हुई है, गुड्स अभी जाने हैं, पैसे पहले भेज दिए इम्पोर्टर ने। तो इस केस में क्या है, रिस्क किसको सबसे कम है? एक्सपोर्टर को सबसे कम रिस्क है, बिकॉज उसने गुड्स बाद में भेजने हैं बट उसको पेमेंट जो है वो पहले रिसीव हो चुकी है। इस टाइप की ट्रांजेक्शन कब होएगी? जब एक्सपोर्टर जो हो वो हमारा रेप्यूटेड पर्सन है, कि एक ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एंटिटी है एक्सपोर्टर, ताकि उसके ऊपर इम्पोर्टर का ट्रस्ट बन जाए कि हाँ कि इस बंदे ने अगर पैसे लिए हैं तो ये बंदा मुझे दे देगा। एंड एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर की डीलिंग जो है वो न्यू होती है मोस्टली, तभी हम एडवांस पेमेंट लेते हैं। ठीक है। सो यही पेमेंट इन एडवांस में ये होता है कि आप पैसे पहले ले लेते हो एंड देन आप बाद में सामान बेचते हो उनको। प्रोसेस फ्लो इसमें कैसे चलेगा? सबसे पहले क्या हुआ है, इम्पोर्टर ने फंड्स भेजे अपने बैंक को। इम्पोर्टर के बैंक से फंड गए हैं कहाँ पे? वो गए हैं एक्सपोर्टर के बैंक में। एक्सपोर्टर के बैंक से कहाँ गए फंड्स? एक्सपोर्टर के पास। एंड देन एक्सपोर्टर ने अपने गुड्स की मूवमेंट करी है, कस्टम कस्टम क्लियरेंस वगैरह की सारी फॉर्मेलिटी करी है, एंड गुड्स इम्पोर्टर के पास पहुंच गई। एंड आफ्टर दैट जो है एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली इम्पोर्टर को दे दिए, बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट डॉक्यूमेंट के ट्रांसफर में नहीं हुई। अब क्लीन पेमेंट ट्रांजेक्शन के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हमारा कोई भी एक्सपोर्टर को कुछ भी रिस्क नहीं है, बिकॉज उसको पेमेंट पहले ही रिसीव हो चुकी है। जो भी डिसएडवांटेजेस क्या है कि इम्पोर्टर को जो है वो रिस्क ज्यादा है, बिकॉज उसने पेमेंट पहले कर दी। एक्सपोर्टर ने अभी गुड्स नहीं भेजे, हो सकता है गुड्स आए और वो गुड्स डैमेज हो, या जो उसने मंगवाए हैं उस क्वालिटी के ना निकले। काफी ज्यादा रिस्क इम्पोर्टर के पार्ट पे होता है। एंड जब हम पेमेंट एडवांस में कर देते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी आती है। मान लो मैंने 2 महीने पहले पेमेंट कर दी, तो 2 महीने पहले जो मैंने पेमेंट करी है, अब वो पैसे अगर मैं कंपनी के इन्वेस्ट कर देती कहीं तो मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग होती। अब मैंने वो अर्निंग छोड़ के मैंने क्या करा है, एक्सपोर्टर को एडवांस पेमेंट करी है, तो इम्पोर्टर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी जो है एक लॉस हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्लीन पेमेंट ट्रांजेक्शन में टाइप है वो है ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट बेसिकली है कि क्रेडिट पे सेल करना। एक्सपोर्टर गुड्स सेल कर देगा इम्पोर्टर को, एंड देन जब उसको गुड्स रिसीव हो जाएंगे वो अपने फिक्स टाइम पीरियड जो भी इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी टर्म्स डिसाइड हुई हैं उस अकॉर्डिंग जो है इम्पोर्टर वो पे कर देगा। अब ओपन अकाउंट जो है वो कब होता है? नॉर्मली जब इन दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया है, एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया एक्सपोर्टर के मन में कि हाँ अगर मैं इस बंदे को सामान भेज रहा हूँ ये मुझे पैसे पेमेंट विद टाइम कर देगा। ये होता है ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन। एंड इसका प्रोसेस जो है ये, इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक्सपोर्टर क्या करेगा, गुड्स भेज देगा।
पहले गुड्स भेज दिए इम्पोर्टर को, देन उसने डॉक्यूमेंट भेज दिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट पहले भेजने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट भेजेगा तभी इम्पोर्टर गुड्स जो है वो क्लियर करवा पाएगा कस्टम से अपनी कंट्री में। देन जब इम्पोर्टर को गुड्स रिसीव हो गए, उसने पेमेंट कर दी अपने बैंक को, एंड इम्पोर्टर के बैंक से एक्सपोर्टर को चलेगी, एंड देन एक्सपोर्टर के पास पेमेंट लास्ट में रिसीव हुई इस ट्रांजेक्शन में। सो इस ट्रांजेक्शन में अगर हम देखें तो एडवांटेजेस किसको है कि सबसे पहले तो एक्सपोर्टर अगर क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है तो क्रेडिट प्रोवाइड करने से ऑफ कोर्स उसकी सेल जो है थोड़ी बहुत बढ़ेगी, बिकॉज कैश में सेल एंड क्रेडिट में सेल में क्रेडिट वाली सेल ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज इम्पोर्टर को फायदा होता है उधर। एंड इम्पोर्टर जो है उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है, बिकॉज उसको गुड्स पहले आएंगे, देन उसने पेमेंट करनी है, तो उसको कोई रिस्क नहीं रहता है इसमें। ओपन अकाउंट में रिस्क कौन ले रहा है? एक्सपोर्टर रिस्क ले रहा है। अब हम अगर इसका रिस्क एनालिसिस देखें तो जो ओपन अकाउंट है, ओपन अकाउंट में least risk to importer. Why? Because importer is going to pay at last. Payment will happen after the goods are received. So high risk is with the exporter. And in case of advance payment, high risk is with the importer because he has to pay first and then जो है उसके पास goods आएंगे. And least risk is to the exporter in case of advance payment. So यही था हमारा छोटा सा टॉपिक, that is clean payment transaction. Now next type of payment that are used in international trade are documentary collections. So documentary collections are like most important method of payment, and इसमें क्या होता है कि अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल जो हम नॉर्मल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको उसका बेसिक आइडिया होगा तो आप ये टॉपिक इजीली समझ पाओगे। सो आपको मैं एक अगर रफली आइडिया दे दूं पहले कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, सो देन वी कैन गो अलोंग विद दिस टॉपिक।